Hello everyone, welcome to the channel. Today we will discuss page number 41 of Govind Parekh sir's book. इसमें सबसे पहला पॉइंट आता है निरूह की मात्रा अनुवासन से 4 गुना होती है मनुष्यों में और निरूह की मात्रा अनुवासन से 8 गुना होती है जानवरों में। आप सभी को पता है निरूह की टोटल मात्रा कितनी है, 12 प्रसरित है। इससे पिछले एपिसोड में हमने ये डिस्कस भी किया कि किस तरीके से 12 प्रसरित है। तो मनुष्यों में अनुवासन बस्ती कितनी होगी, 3 प्रसरित। अब हम आते हैं निरूह बस्ती की संख्या। दोषों के अकॉर्डिंग डिवाइड किया है, वात दोष, पित्त दोष, कफ दोष। कफ दोष में 3, पित्त दोष में 2 और वात दोष में केवल 1। इससे नेक्स्ट है निरूह बस्ती निर्माण का क्रम क्या है। अभी हम जब संहिता पढ़ते हैं तो उसके अंदर क्रम दे रखा है कि निरूह बस्ती को बनाने के लिए क्या चीज़ पहले मिलानी है, क्या चीज़ दूसरे नंबर पे, क्या चीज़ तीसरे पे। ठीक है, तो वो एक सीक्वेंस है और आपको उसी सीक्वेंस में ही चीज़ें मिलानी होती हैं। वो सीक्वेंस क्या है, ये क्वेश्चन आ जाता है कई बार एग्जाम्स में कि आप ये जो कंटेंट है निरूह बस्ती के, इनको सीक्वेंस में लगाइए। तो इसका सीक्वेंस हम याद करते हैं। पहले सीक्वेंस को देख लेते हैं। मधु और सैंधव पहले मिलाएंगे, उसके बाद स्नेह को ऐड करेंगे, फिर कल्क को और सबसे लास्ट क्वाथ को, सबसे लास्ट क्वाथ को। तो इसको याद करने की ट्रिक क्या है, माँ से स्नेह के को। माँ से हो गया मधु, से हो गया सैंधव, स्नेह से स्नेह है, पहले वाले के से कल्क है, दूसरे वाले के से क्वाथ है। ठीक है, तो ये निमोनिक हो गया माँ से स्नेह के को, माँ से मधु, सैंधव, स्नेह, कल्क और क्वाथ। ये हो गया हमारा निरूह बस्ती निर्माण का क्रम क्या रहेगा वो। अब इसे नेक्स्ट पॉइंट में हम आते हैं, पशुओं में बस्ती क्रम क्या है। अभी पशुओं को 4 कैटेगरीज में डिवाइड कर लिया। सबसे बड़े यानी कि जिनका शरीर बहुत बड़ा है, उसके बाद उनसे थोड़ा छोटा, फिर छोटा, फिर छोटे शरीर वाले, सबसे छोटे शरीर वाले पशु। तो इनमें सबसे पहला क्या आता है, हाथी है, सबसे बड़ा हाथी है। उसके बाद ऊंट को लिया है, फिर एक कैटेगरी में उन्होंने घोड़ा व गाय को लिया है और फिर लास्ट कैटेगरी में उन्होंने बकरी और भेड़ को लिया है। ठीक है, सबसे पहले हम आते हैं हाथी पर। हाथी के अंदर बस्ती जो है, बस्ती पुटक जो लेंगे हम, वो किस चीज़ का बना होना चाहिए। ठीक है, हाथी के अंदर भेड़ और बकरी की बस्ती से देना है, ऊंट के अंदर बकरी की बस्ती का देना है, घोड़ा व गाय के अंदर भैंस की बस्ती का देना है और बकरी व भेड़ में बूढ़े बैल की बस्ती का देना है। ठीक है, तो ये हो गया क्रम कि हाथी के अंदर भेड़ बकरी वाला देना है, ऊंट में बकरी का देना है, घोड़ा व गाय के अंदर भैंस का और बकरी व भेड़ के अंदर बूढ़े बैल का। अब हम आते हैं नेत्र की लंबाई। हाथी के अंदर नेत्र की लंबाई 1 अरत्नी रहेगी। हाथी बड़ा है तो उसकी लंबाई भी, नेत्र की लंबाई भी बड़ी होगी, है ना, 1 अरत्नी। ऊंट अगर है तो उसमें नेत्र की लंबाई 18 अंगुल, घोड़े में 16 और बकरी में 10 अंगुल। अब बात आ जाती है बस्ती की मात्रा की। हाथी विशाल गाय है तो उसमें मात्रा ज़्यादा रहेगी, 4 आढ़क, ऊंट के अंदर 2 आढ़क, घोड़ा व गाय के अंदर 2 या 3 प्रस्थ, बकरी व भेड़ में 1 प्रस्थ। ठीक है, तो ये हो गया हमारा पशुओं में बस्ती का क्रम किस तरीके से रहेगा। महादोषकर भाव जो होते हैं उनकी संख्या 8 आती है। महादोषकर भाव की संख्या कितनी है, 8 है। अब देखते हैं शिरोविरेचन की संख्या। शिरोविरेचन जब हम कराते हैं तो दोषों पे डिपेंड है, उत्तम दोष, मध्यम दोष और हीन दोष। अगर उत्तम दोष है तो डेफिनेटली हमें बार बार शिरोविरेचन करना पड़ेगा। उसकी मैक्सिमम डोज कितनी है, 3 बार, मध्यम की 2 बार और हीन की 1 बार। प्रतिमर्श नस्य की मात्रा कितनी रहती है, 2-2 बूंद है। मर्श नस्य की मात्रा अगर तर्पणी है तो 10
मध्यम में 8, हीन के अंदर 6 बिंदु। अब हम देखते हैं शस्त्रों के प्रमुख कर्म। ठीक है, तो शस्त्र कर्म की जब हम बात करते हैं तो 8 शस्त्र कर्म आते हैं, और शस्त्र की संख्या की हम जब बात करते हैं तो 20 प्रकार के शस्त्र बोले गए हैं। ठीक है, अब वो शस्त्र कौन कौन से कर्म करते हैं उस बेसिस पे थोड़ा यहाँ डिवीजन दिया है। जैसे मंडलाग्र और करपत्र छेदन और लेखन के लिए होता है, तो इसको कैसे याद करेंगे? मंडलाकार छोले, मंडलाकार छोले। ठीक है ना, मंडलाग्र हो गया, कार यानी कि करपत्र, मंडलाग्र और करपत्र छेदन और लेखन। ठीक है ना, छेदन और लेखन करते हैं। इससे नेक्स्ट आता है वृद्धिपत्र, नक्षत्र, मुद्रिका, उत्पल पत्र और अर्धधार। ये क्या काम करेंगे? छेदन और भेदन दोनों करेंगे, छेदन और भेदन। वृद्धिपत्र, नक्षत्र, मुद्रिका, उत्पल पत्र और अर्धधार। इससे नेक्स्ट आता है कुठारिका, ब्रीहिमुख, आरा, वेतस। ये क्या करते हैं? वेधन कर्म करते हैं। देखो ये सारे इंस्ट्रूमेंट इसी तरीके के हैं कि किसी चीज़ का वेधन करने के लिए। ठीक है ना, कुठारिका हो गई, कुल्हाड़ी है ना, उसको हम किसी में मारेंगे है ना तो उसको वेद कर देगा, वो वेधन कर देगा। ब्रीहिमुख हो गया, आरा हो गया, वेतस पत्र, ये सब क्या है? वेधन कर्म के लिए यूज होते हैं। फिर है बडिश और दंत शंकु आहरण। ठीक है, तो इसको याद कैसे करेंगे? बड़े दांत से आहरण करना, बड़े से हो जाएगा बडिश, दांत यानी कि दंत शंकु से आहरण करना। ठीक है ना, बड़े दांत से आहरण करना, ये हो गया बडिश और दंत शंकु आहरण कर्म के लिए। नेक्स्ट आते हैं एषणी, अनुलोमन के लिए यूज होती है, और एषण कर्म के लिए। ठीक है ना, एषणी अनुलोमन के लिए और एषण कर्म के लिए। बाकी जितने शस्त्र हैं वो विश्रामण कर्म के लिए यूज होते हैं। ठीक है ना, बाकी जितने शस्त्र बचे वो विश्रामण कर्म के लिए यूज होते हैं। इसके बाद आता है विभिन्न कर्मों द्वारा शस्त्रों की धार का प्रमाण। ये बहुत बार क्वेश्चन आ जाता है। ठीक है ना, ये 4 का जो कॉम्बिनेशन है, छेदन हेतु अर्ध कैशिकी, वेधन विश्रामण हेतु कैशिकी, लेखन अर्ध मसूरी, भेदन मसूरी। ठीक है ना, याद कैसे करेंगे? अगर छेदन करना है तो अर्ध कैशिकी है, वेधन विश्रामण कैशिकी, VVK। ठीक है, वेधन विश्रामण कैशिकी। छेदन आधा छेदन कर देना, इसको कैसे याद करेंगे? आधा अर्ध कैशिकी है ना, आधा छेदन करना केश का, तो ये याद रहेगा, ये कैशिकी की बात कर रहा है, अर्ध कैशिकी की बात कर रहा है। ठीक है ना, आधा छेदन करना केश का, ये क्या है? छेदन हेतु अर्ध कैशिकी। वेधन विश्रामण VVK, वेधन व विश्रामण हेतु कैशिकी। फिर है लेखन अर्ध मसूरी, भेदन मसूरी। ठीक है ना, लेखन अर्ध मसूरी, भेदन मसूरी। लेखन है तो क्या होगा? किस तरीके से इसको याद करेंगे? आधी मसूर पर लिख दिया, आधी मसूर पर लिख दिया तो लेखन के अंदर अर्ध मसूरी। ठीक है, फिर लास्ट में हमारा भेदन बचता है, भेदन में क्या आ जाएगा? मसूरी आ जाएगा। अगर ऊपर वाले 3 याद हो गए तो लास्ट वाला डेफिनेटली हो जाएगा, है ना, क्योंकि इन 4 के अंदर एक इजीएस्ट चीज क्या है जो इनको कोरिलेट करती है? अर्ध कैशिकी, कैशिकी ये एक ग्रुप हो गया, अर्ध मसूरी और मसूरी ये दूसरा ग्रुप हो गया। ठीक है ना, तो ये इस तरीके से याद हो जाएगा। फिर हम आते हैं शस्त्रों की लंबाई। अगर मुद्रिका शस्त्र है तो उसमें तर्जनी के अग्रिम पर्व के बराबर उसकी लंबाई रहेगी। नख शस्त्र व एषणी की लंबाई कितनी है? 8 अंगुल है। शरारी मुख की लंबाई 10 अंगुल है। शेष शस्त्रों की लंबाई जो है वो 6 अंगुल मानी है। ठीक है,
ये थोड़ा सा आगे हम कर लेते हैं, शस्त्र वाला पोर्शन हमारा हो जाएगा। ठीक है, देखिए बाल, नख, क्षार, अग्नि, अंगुल, ये उपयंत्र और अनुशस्त्र दोनों के दोनों हैं। ठीक है, शस्त्रानुशस्त्रा नाम श्रेष्ठ क्षार कहा है और अनुशस्त्रों में श्रेष्ठ जलोका को कहा है। ठीक है ना, शस्त्र अनुशस्त्रा नाम श्रेष्ठ किसे कहा है? क्षार को। अनुशस्त्रों में श्रेष्ठ किसे कहा है? जलोका को। तो ये हमारा मोस्टली शस्त्रों से रिलेटेड टॉपिक हमारा हो गया। इस एपिसोड के अंदर हमने निरूह बस्ती के बारे में पढ़ा, पशुओं में बस्ती क्रम क्या रहेगा वो पढ़ा, निरूह बस्ती निर्माण क्रम क्या रहेगा वो पढ़ा, शिरोविरेचन संख्या, फिर हमने शस्त्रों के प्रमुख कर्म और शस्त्रों की लंबाई, ये सब हमने इस वीडियो के अंदर देखा है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।